अध्याय 001 नरक आत्मा घास। आकाश में बिजली चमक उठी और काले बादल छा गए। तेज बारिश होने वाली थी। वो हो शहर के अंदर। चेन जियांग आकाश की ओर देखते हुए मन ही मन बुदबुदाया, मैं अब और देर नहीं कर सकता। अगर मुझे जल्द ही कोई अच्छी जड़ी बूटी नहीं मिली तो शायद मुझे फिर कभी ये अवसर न मिले। चेन जियांग इसी साल 16 साल का हुआ था और उसका शरीर हमउम्र लड़कों से कहीं अधिक मजबूत था। उसका चेहरा सुंदर और युवा दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी परिपक्वता झलकती थी जो उसकी उम्र के अन्य लड़कों में नहीं थी। यद्यपि उनके दादा चेन परिवार के मुखिया थे, फिर भी चेन जियांग के पास आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण उन्हें स्वयं जड़ी बूटियां चुननी पड़ती थीं। आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण वे मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं कर सकते थे। बचपन से ही वे लगन से अपने शरीर को प्रशिक्षित करते थे और छुपकर अभ्यास करने जाते थे। एक बार तो उन्होंने बाघ जैसे जानवर से भी लड़ाई की थी। कम उम्र के बावजूद जीवन मरण के अनुभवों के कारण चेन जियांग की मानसिक स्थिति अपने साथियों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। चेन जियांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तूफान आने वाला है। क्या तुम वाकई इस मौसम में बाहर रहना चाहते हो? एक बूढ़ा नौकर उसकी ओर बढ़ते हुए बोला। चेन जियांग की रोजाना की मेहनत देखकर वह उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। हालांकि उसकी आंखों में थोड़ी सी निराशा भी झलक रही थी। चेन जियांग ने 6 साल तक अथक परिश्रम किया और प्रतिदिन अभ्यास किया, लेकिन वह नश्वर मार्शल क्षेत्र के तीसरे स्तर पर ही अटका रहा। चेन परिवार के अन्य सदस्य, जिनकी उम्र लगभग समान थी, चौथे स्तर पर पहुंच चुके थे और कुछ तो 5वें स्तर तक भी पहुंच गए थे। इसका कारण यह था कि उसके पास कोई आध्यात्मिक नसें नहीं थीं। इसलिए परिवार उसे कोई महत्व नहीं देता था और उसे चेन परिवार के एक साधारण सदस्य के रूप में ही माना जाता था। आध्यात्मिक शक्ति की कमी के बावजूद वह इससे कभी निराश नहीं हुआ और लगन से खुद को प्रशिक्षित करता रहा। प्रशिक्षण के इस प्रयास से उसे उपलब्धि का एहसास होता था। बूढ़े माँ, मैं बस कुछ जड़ी बूटियां तोड़ने जा रहा था। चेन जियांग हंसते हुए बूढ़े प्रबंधक के पास दौड़ा, जिसने आह भरकर सिर हिलाया। यह बेकार है क्योंकि तुम्हारे पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। चाहे तुम कितना भी अभ्यास करो, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। चेन जियांग ने अपने पूरे जीवन में ऐसे शब्द सुने थे, लेकिन फिर भी उन्होंने दृढ़ता से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह हार नहीं मानेंगे। एक अधेड़ उम्र का आदमी उन दोनों के पास आया। शियांगेर, क्या तुम सच में इस मौसम में बाहर जा रही हो? चेन शियांग ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए कहा, पिताजी, ये तूफान मेरे लिए जड़ी बूटियां चुनने का अच्छा मौका है क्योंकि कोई भी उन्हें मुझसे छीनने वाला नहीं होगा। अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति चेन जियांग का पिता चेन तियानहू था, जो एक बहुत प्रसिद्ध और शक्तिशाली साधक होने के साथ साथ चेन परिवार के मुखिया पद का उत्तराधिकारी बनने के प्रबल दावेदारों में से एक था। हालांकि उसका बेटा कुछ हद तक विकलांग था, फिर भी उसने हमेशा चेन जियांग को प्रोत्साहित किया और समय समय पर उसे बहुमूल्य दवाइयां भी दीं। दुर्भाग्यवश इन दवाइयों का चेन जियांग पर कोई असर नहीं हुआ। लो, चेन तियानहू ने बेबसी से मुस्कुराते हुए चेन जियांग की ओर एक छोटा सा डिब्बा फेंक दिया। चेन जियांग ने डिब्बे को बिना देखे ही उठा लिया क्योंकि उसे पता था कि उसमें एक गोली है। वह मुस्कुराया और बोला, पिताजी, धन्यवाद। अब मुझे बूढ़े माँ के स्वास्थ्य के लिए पाली गई मुर्गियों को चुराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस टिप्पणी से कर्मचारी के चेहरे पर शिकन आ गई। उसे पता नहीं था कि उसकी मुर्गियों को निशाना बनाया गया था। चेन जियांग को जाते हुए देखकर चेन तियानहू ने आह भरी, क्योंकि चेन परिवार में उनका उच्च स्थान होने के बावजूद औषधियों के प्रबंधन के प्रभारी वरिष्ठ अधिकारी बहुत सख्त थे। ये औषधियां साधना के लिए बहुमूल्य संसाधन थीं, इसलिए वे चेन जियांग के लिए केवल कुछ ही औषधियां बचा पाए थे। दुख की बात ये थी कि इनका चिकित्सीय प्रभाव वास्तव में उतना महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि इनकी संख्या इतनी कम थी कि चेन जियांग पर इनका कोई असर नहीं हुआ। कौन सा पिता अपने बेटे की सफलता की कामना नहीं करता? चेन तियानहू के पास कोई और उपाय न होने के कारण वह केवल चेन जियांग के लिए कुछ गोलियां जुटाने और अच्छे परिणाम की उम्मीद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। अमर शैतान की चट्टान। ये एक बेहद सुनसान जगह थी और इस समय एक नग्न किशोर चट्टान से नीचे उतर रहा था। तेज बारिश के बीच चेन जियांग सचमुच चट्टान से नीचे उतर रहा था। ये बेहद खतरनाक था, क्योंकि अमर शैतान चट्टान बहुत गहरी थी और एक प्रकार की काली ऊर्जा से भरी हुई थी जो मृत्यु का आभास देती थी। इसलिए बहुत से लोग इस जगह के पास भी नहीं जाना चाहते थे। फिर भी चेन जियांग जड़ी बूटियां लेने यहाँ आया था और धीरे धीरे खाई में उतरता हुआ तल की ओर बढ़ रहा था। अगर दूसरों को इसके बारे में पता चलता तो वे उसे पागल समझकर उसका मजाक उड़ाते। ऐसी जगह जहाँ पक्षी भी बीत नहीं करते, जो हमेशा मृत्यु ऊर्जा से भरी रहती है, वहाँ आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के लिए आदर्श स्थान होने की कल्पना करना कठिन था। बेशक चेन जियांग मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि ये अमर शैतान चट्टान कई वर्षों से मौजूद थी और हमेशा से मृत्यु ऊर्जा से भरी हुई थी। सामान्य ज्ञान के अनुसार इस निर्जीव स्थान पर कोई भी आध्यात्मिक जड़ी बूटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन चेन जियांग वास्तव में ऐसा नहीं मानता था।
क्योंकि वह जानता था कि जब चीजें चरम सीमा तक पहुंच जाती हैं तो उस चरम सीमा के अस्तित्व का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, और वह मानता है कि यह शाश्वत मृत्यु ऊर्जा एक पौराणिक आध्यात्मिक जड़ी बूटी के कारण उत्पन्न होती है, नरक आत्मा घास। हालांकि यह आध्यात्मिक जड़ी बूटी बेहद घातक लगती थी, लेकिन वास्तव में यह एक बहुत ही विचित्र जड़ी बूटी थी जो मृत कंकाल को भी फिर से मांस उगा सकती थी। यह आमतौर पर प्राचीन युद्ध क्षेत्रों या कब्रिस्तानों में उगती थी जहां मृत्यु ऊर्जा प्रचुर मात्रा में होती थी। केवल बरसात के दिनों में ही काली ऊर्जा नीचे उतरती थी। ये सब बारिश के कारण होता था। इसी वजह से चेन जियांग गहरी खाई में नीचे देख पा रहा था। वह इस जगह में और गहराई तक जाना चाहता था ताकि वह नरक आत्मा घास की खोज कर सके। वह नरक आत्मा घास को स्वयं के लिए नहीं चाहता, लेकिन अगर उसे ये पवित्र जड़ी बूटी मिल जाए तो वह इसे कई कीमती गोलियों के बदले में दे सकता है, जिससे वह अपनी वर्तमान विकट परिस्थिति से मुक्त हो जाएगा और अपार शक्ति प्राप्त कर लेगा। चेन जियांग पर लगातार बारिश की बूंदें गिर रही थीं, जिससे उसे बहुत असहज महसूस हो रहा था और साथ ही चट्टानें भी बेहद फिसलन भरी हो गई थीं। वह बहुत सतर्क हो गया और गिरने से बचने के लिए सावधानी से चट्टान से नीचे उतरने लगा। अमर शैतान की चट्टान की तलहटी में क्या था यह कोई नहीं जानता था, और कई लोग नीचे जा चुके थे, लेकिन वापस ऊपर चढ़ने वालों की संख्या 0 थी। नीचे गिरने का मतलब मौत था। 2 घंटे बीत चुके थे और बारिश लगातार हो रही थी। चेन जियांग कई वर्षों से अभ्यास कर रहा था और अपने मजबूत शरीर के बल पर ही वह गहरी खाई में कई दर्जन फीट नीचे उतर गया था। चेन जियांग ने अपने आसपास का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और एक अच्छा अस्थायी आश्रय ढूंढ लिया। तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। नरक की आत्मा की घास। चेन जियांग ने उत्साह से चिल्लाते हुए नीचे देखा। उसे सफेद तिल के केक जैसी कोई चीज दिखाई दी। उसे पूरा विश्वास था कि यह पौराणिक नरक की आत्मा की घास ही है। पूरी घाटी काली मृत्यु ऊर्जा से भरी हुई थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि नरक आत्मा घास और चट्टान का रंग एक जैसा था, जिससे इस जड़ी बूटी को ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था। हालांकि चेन जियांग बहुत उत्साहित था। उसने खुद को शांत किया और थोड़ी देर आराम किया, फिर अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ ही देर में चेन जियांग उस नरक आत्मा घास के पास पहुंच गया। उसने अपनी लार निगली और कटोरे के आकार की उस सफेद नरक आत्मा घास को देखा। वह उस नरक आत्मा घास से निकलने वाली प्रबल जीवन शक्ति को महसूस कर सकता था। चेन जियांग ने एक हाथ से नरक आत्मा घास उठाई। उसने अनुमान लगाया कि यह नरक आत्मा घास 1000 साल से भी अधिक समय से उग रही है। इसे नीलामी में बेचकर वह भारी रकम कमा सकता है। चेन जियांग ने आध्यात्मिक घास उठाई, उसे अपने थैले में रखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अब इस पापा की नमकीन मछली के लिए असफलता से उबरने का समय आ गया है। जब तक वह इस नरक आत्मा घास को बेचने में सक्षम रहेगा, तब तक वह अच्छी गुणवत्ता वाली कई गोलियां खरीद सकेगा और फिर वह तेजी से तरक्की कर सकेगा। बारिश धीरे धीरे कम हो रही थी और चेन जियांग इस समय काफी संतुष्ट था, इसलिए उसने विशाल चट्टान पर आगे खोजबीन न करते हुए वापस ऊपर चढ़ने का फैसला किया। आखिरकार उसकी ताकत बहुत सीमित थी और ऊपर चढ़ना एक बहुत कठिन और खतरनाक काम था। आधे घंटे से अधिक चढ़ाई करने के बाद अचानक चट्टान कांपने लगी। चेन जियांग का दिल जोर से धड़कने लगा क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि कुछ बुरा होने वाला है। उसने ऊपर देखा तो चट्टान से कई छोटे छोटे पत्थर गिर रहे थे। जैसे ही वे पत्थर खाई में गिरे, कांपती हुई चट्टान और भी तेजी से हिलने लगी। धिक्कार है, आखिरकार मुझे नरक आत्मा घास मिल गई और ये सब हो गया। हे भगवान, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? चट्टान के अचानक हिलने से चेन जियांग को भयंकर क्रोध आया। वह शांत रहना चाहता था, इसलिए उसने खुद को चट्टान से कसकर पकड़ लिया, वरना वह सदमे से नीचे गिर जाता। भूकंप के झटके लगातार बढ़ते गए और चेन जियांग धीरे धीरे हताश हो गया। उसने फिर ऊपर देखा और पाया कि एक विशाल चट्टान उसकी ओर गिर रही है। उसी समय उसके हाथ में पकड़ी हुई चट्टान में दरार पड़ने लगी। हे भगवान, मुझे अभी अभी नर्क स्पिरिट ग्रास मिली है और अब तुम मुझे सीधे नर्क में धकेल रहे हो। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? चेन जियांग गुस्से में बड़बड़ाने लगा, लेकिन इस बार काली ऊर्जा ऊपर उठने लगी और चेन जियांग के हाथ में पकड़ी चट्टान टूट गई। आह! चेन जियांग का शरीर काली ऊर्जा से भरकर खाई में गिर पड़ा और उसने अनिच्छा से भरी आवाज में चिल्लाया। कुछ समय बीतने के बाद चेन जियांग ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। आश्चर्य की बात यह थी कि उसे खाई के भीतर प्रकाश दिखाई दे रहा था, और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि वहां पानी मौजूद था। वह सांस भी ले पा रहा था। चेन जियांग सतह पर तैरता हुआ आया और उसने देखा कि वह इस समय एक ऐसे तालाब में है जो सफेद आभा से चमक रहा है। चेन जियांग को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि उससे कुछ ही दूरी पर लंबे बालों वाली 2 बेहद खूबसूरत लड़कियां जमीन पर बैठी थीं। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि ये दोनों सुंदरियां नग्न थीं। उनके 2 परिपूर्ण और बेदाग शरीर उसके सामने पूरी तरह से दिखाई दे रहे थे। उन दोनों के चेहरे इतने निर्मल थे मानो वे किसी तराशी हुई जेड की मूर्ति हो, जिनमें जरा भी दोष न हो। उनके सुडौल स्तन और पतली कमर थी। वे बेहद खूबसूरत और मनमोहक थीं,
चेन जियांग ने पहली बार इतनी खूबसूरत महिलाओं को देखा था। उस सुगंधित और मनमोहक दृश्य का चेन जियांग पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह एकदम सन्न रह गया, उसका पूरा चेहरा लाल हो गया और मानो उसकी धड़कन और सांसें रुक गई हों। दोनों लड़कियां नीचे झुकी हुई एक दूसरे को देख रही थीं। कुछ देर बाद उन्हें चेन जियांग मिल गया, लेकिन उन्होंने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। यह देखकर चेन जियांग को बहुत अपमान महसूस हुआ, क्योंकि उन दोनों सुंदरियों ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। कुछ देर तक अन्य रहने के बाद चेन जियांग को आखिरकार ये दिखाई दिया कि दरार टूट रही थी। उसमें कई दरारें और गड्ढे दिखाई दे रहे थे। टूटे हुए पत्थर जमीन पर बिखरे पड़े थे और उनके साथ साथ सफेद रेशम के टुकड़े भी बिखरे हुए थे, जिससे उसे लगा कि यहाँ कोई युद्ध हुआ था। उसने अनुमान लगाया कि शायद इन्हीं दो लड़कियों की वजह से युद्ध हुआ था, जिसके कारण उनके कपड़े फट गए थे। चेन जियांग को ये नहीं पता था कि ये दो बेहद खूबसूरत और आकर्षक लड़कियां इस खाई में क्यों लड़ रही थीं, लेकिन उसने महसूस किया कि ये दोनों महिलाएं काफी शक्तिशाली थीं और उनकी ताकत उसके ज्ञान से परे थी। वे अपनी शक्ति से धरती को हिला सकती थीं और पहाड़ों को भी हटा सकती थीं। मेरी इस मुसीबत की वजह ये दोनों ही हैं। इन्होंने ही चट्टान को हिलाया और मुझे यहाँ नीचे गिरा दिया, लेकिन सौभाग्य से मैं बच गया। चेन जियांग गुस्से में था, लेकिन साथ ही साथ इन दो रहस्यमयी लड़कियों के बारे में जानने के लिए उत्सुक भी था। चेन जियांग धीरे धीरे उन दोनों महिलाओं की ओर बढ़ा और उनके बेदाग सुंदर शरीर को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। अमर शैतान चट्टान के बगल में स्थित खाई को नरक कहा जाता था, लेकिन चेन जियांग के लिए यह नरक स्वर्ग के समान था। वहाँ एक गहरा कुंड था जो सुखदायक सफेद आभा से भरा हुआ था, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इस कुंड के किनारे दो बेहद खूबसूरत नग्न लड़कियां थीं। तभी दोनों लड़कियों को एहसास हुआ कि उनसे कुछ ही दूरी पर धधकती लाल आंखों की एक जोड़ी उन्हें घूर रही थी, और वे उसकी घूरती निगाहों से शर्म और क्रोध महसूस करने लगीं। अध्याय 002 यिन और यांग दिव्य नसें। दोनों बेहद खूबसूरत लड़कियां टस से मस नहीं हुईं, फिर भी उसे उनमें से एक भयानक जानलेवा इरादा महसूस हुआ। गुस्से के कारण उनकी खूबसूरत आंखें सिकुड़ी हुई थीं, लेकिन किसी कारणवश वे अपना सिर घुमा नहीं पा रही थीं। बहनों, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? मुझे तो यहाँ खड़े खड़े ही ठंड लग रही है। चेन जियांग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, इसलिए उसने यूं ही एक सवाल पूछ लिया। इस समय निर्मल चेहरे वाली उस शांत और सुरुचिपूर्ण लड़की ने कहा, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें तुम्हारी हड्डियों के गलने का दर्द महसूस कराऊंगी। इससे बेहतर है कि तुम मौत की कामना करो। हालांकि लड़की की आवाज मधुर और कोमल थी, और अगर एक बात ना होती तो वह एकदम सही होती। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। लड़की का रूप और स्वभाव भी उसकी आवाज की तरह ही था। उसकी उपस्थिति से हर कोई जो उसे देखता निर्मल हो जाता। उसकी आंखों में एक ठंडी आभा थी जो उनमें छिपी गहरी शत्रुता को प्रकट करती थी। बदमाश, अगर तुमने पास आने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें इस दुनिया में पैदा होने पर पछतावा करवा दूंगी, दूसरी लड़की ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज कानों को सुरीली लग रही थी, मानो चारों ओर से आ रही हो और मन मोह ले। उसकी सुंदरता किसी मोहक स्त्री जैसी थी। जो भी उसे देखता उसके लिए एक अद्भुत कृति। अपने सामने दो बेहद खूबसूरत लड़कियों को देखकर चेन जियांग बहुत आकर्षित हुआ। हालांकि वह खुद को सज्जन नहीं कहता था, पर वह धोखेबाज भी नहीं था। फिलहाल भले ही दोनों लड़कियां हिलडुल नहीं सकती थी, उसने उनका फायदा नहीं उठाया। चेन जियांग शांत हुई और फिर विनम्रता से बोली, देवियों, यह जानबूझकर नहीं हुआ। मैं चट्टान के ऊपर कुछ जड़ी बूटियां तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चट्टान हिलने लगी और मैं गिर गई। मैं भाग्यशाली हूँ कि बच गई। बातचीत करते करते चेन जियांग ने अपने बैग से 2 गाउन निकाले और लड़कियों की ओर चल पड़ा। उसने देखा कि दोनों लड़कियां हिलडुल नहीं पा रही थीं, और उन्हें और अधिक शर्मिंदगी से बचाने के लिए उसने उनके नंगे शरीर को ढकने का फैसला किया। चेन जियांग अब लड़कियों के काफी करीब था और उनकी खूबसूरत काया को निहारने से खुद को रोक नहीं पाया। सुंदर और आकर्षक लड़की को चेन जियांग की तीखी निगाहों को सहने के लिए अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। वह काम उठी और उसके शरीर से एक ठंडी जानलेवा ऊर्जा निकली, जिसने चेन जियांग को भी थरथरा दिया। चेन जियांग का पूरा शरीर ठंडे पसीने से तरबतर था, और ठंडी लड़की के शरीर को ढकने की कोशिश करते समय उसे थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी। इससे लड़की को चेन जियांग के प्रति कुछ हद तक सराहना का भाव आया और उसके चेहरे की रंगत में थोड़ा सुधार हुआ। अब वह किसी भी प्रकार की वधकारी ऊर्जा उत्सर्जित नहीं कर रही थी। चेन जियांग उस मोहक लड़की के पास पहुंचा और देखा कि वह उसे हल्की सी मुस्कान दे रही है, जिससे चेन जियांग का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। तभी उसने उसके ऊपर गाउन डाला। इस घटना से दोनों लड़कियों के मन में थोड़ी कृतज्ञता का भाव जागा। उन्हें कुछ हद तक अपराध बोध भी हुआ, क्योंकि उन्होंने ही उसे धमकी दी थी। इसके अलावा चट्टान के हिलने के लिए वे ही जिम्मेदार थीं। अगर चेन जियांग की किस्मत अच्छी न होती तो शायद उसकी मौत हो जाती। दोनों लड़कियां थोड़ी राहत महसूस करने लगीं। चेन जियांग ने उनके साथ कोई घिनौनी हरकत नहीं की थी, और उसकी इस सोच ने लड़कियों को प्रभावित किया। वे अच्छी तरह समझती थीं कि एक पुरुष का आकर्षण कितना प्रबल हो सकता है, खासकर उनके जैसे शरीर को देखकर। महिलाओं, क्या आप यहाँ बहुत देर से हैं? क्या आप मुझे बाहर निकलने का रास्ता बता सकती हैं? मैं यहाँ जीवन भर नहीं रह सकती। मुझे कुछ बहुत जरूरी काम निपटाने हैं।
चेन जियांग ने झुंझलाहट भरे लहजे में कहा। मोहक स्त्री ने हल्की मुस्कान के साथ धीरे से कहा, छोटे भाई, मैंने देखा है कि तुम्हारे पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं है और इस जीवन में तुम कभी भी एक शक्तिशाली साधक नहीं बन पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें एक अत्यंत शक्तिशाली यांग दिव्य शक्ति प्रदान कर सकती हूँ। साथ ही मैं तुम्हें कुछ शक्तिशाली दिव्य अभ्यास और रसायन शास्त्र भी सिखा सकती हूँ, जिससे तुम औषधियां बना सको। ये सब तुम्हें एक शक्तिशाली साधक बनने में मदद कर सकता है, लेकिन मैं यह केवल एक शर्त पर करूंगी। उस मोहक लड़की ने चेन जियांग की ओर शरारती अंदाज में आंख मारी, जिससे चेन जियांग की इच्छा थोड़ी बढ़ गई, लेकिन इन शब्दों ने उसे थोड़ा चौंका दिया। हालांकि वह कुछ अनिश्चित महसूस कर रहा था, क्योंकि वह देख सकता था कि ये दोनों लड़कियां बहुत ताकतवर थीं, लेकिन चूंकि वे इस समय घायल थीं और हिल भी नहीं सकती थीं, तो वे दूसरों की मदद कैसे कर पाएंगी। उस खूबसूरत शांत लड़की की आंखें चमक उठीं। बच्चे, मैं तुम्हें एक असाधारण यिन दिव्य नस भी प्रदान करूंगी और तुम्हें शैतानी अभ्यास करना सिखाऊंगी। मेरे शैतानी अभ्यास मेरी छोटी बहन के दिव्य अभ्यासों से कम नहीं है, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। हम में से कोई भी तुमसे झूठ नहीं बोलेगा, यह हमारे लिए उचित नहीं है। चेन जियांग का शरीर कांप उठा। केवल प्रतिभाशाली लोग ही उच्च कोटि की आध्यात्मिक नसों के साथ पैदा होते हैं, लेकिन उच्च कोटि की आध्यात्मिक नसों से ऊपर गहन नसें होती हैं। गहन नसों के बाद स्वर्गीय नसें होती हैं और उससे ऊपर दिव्य नसें होती हैं। दिव्य नसों का होना लगभग स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध जाने जैसा है। क्या गिरने से तुम्हारे सिर पर कहीं चोट लगी है? मेरा मजाक मत उड़ाओ। मुझमें कौशल की कमी हो सकती है, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। हालांकि वे शक्ति में चेन जियांग से कहीं अधिक श्रेष्ठ थे, फिर भी उसने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। अगर तुम इन्हें हासिल कर लो तो एक शक्तिशाली साधक बनना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, लेकिन बाद में तुम्हें हमारी ताकत वापस पाने में हमारी मदद करनी होगी, मोहक लड़की ने कहा, जिससे चेन जियांग अंदर तक हिल गया। उस निर्मम लड़की ने कहा, हम पर एक व्यक्तिगत शत्रु ने हमला किया और हम बुरी तरह घायल हो गए। अब हम हिल भी नहीं सकते और हमारी पहले जैसी ताकत भी खत्म हो गई है। इसके अलावा यहाँ आसपास भयानक राक्षसी जानवर छिपे हुए हैं, इसलिए हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। उनकी नसें, हड्डियां, दांतियन और आंतरिक अंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। ये कहा जा सकता है कि वे पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, और ये एक ऐसे व्यक्तिगत शत्रु के साथ युद्ध के कारण हुआ था जिसने धरती और पहाड़ों को भी हिला दिया था। यह देखकर चेन जियांग कांप उठा। चेन जियांग का आगमन निस्संदेह उनके लिए इस जगह को छोड़ने का एक अच्छा अवसर था। वे जानते थे कि यह स्थान अक्सर राक्षसी जानवरों से भरा रहता था और निहत्थे होने के कारण वे किसी भी समय इन राक्षसी जानवरों का भोजन बन सकते थे। अब तुम्हें हमारी बात माननी ही होगी, वरना तुम अपनी पूरी जिंदगी में कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे, उस मोहक लड़की ने गंभीरता से कहा। चेन जियांग को उन दोनों की बातों पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था। यिन और यांग दिव्य नसें प्राप्त करना और साथ ही मुफ्त में शैतानी और दिव्य शक्तियां पाना एक बेतुका विचार था, लेकिन सब कुछ सोचने के बाद उसके पास उनकी बातों पर विश्वास करने के अलावा कोई चारा नहीं था। चेन जियांग ने एक गहरी आह भरते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे धोखा नहीं दे रहे हैं। इस छोटे बच्चे का नाम चेन जियांग है, मैं अपनी दोनों बड़ी बहनों को कैसे संबोधित करूं? उस ठंडी सुंदरी ने कहा। बाई यूयू। पर दो, मोहक मुस्कान वाली मोहक लड़की ने कहा। सू मेयाओ। 3। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, ये नाम आप दोनों पर बिल्कुल जंचते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला कदम क्या है? सू मेयाओ ने कहा, हमें पहले एक रक्त समझौता करना होगा, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। हम ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हमें बहुत लंबे समय तक साथ रहना है। अपनी दिव्य नसें आपको देना हमारे लिए बहुत आसान है। मेरे और बड़ी बहन के पास दोहरी दिव्य नसें हैं, आपको उनमें से एक देने से हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दोहरी दिव्य नसें, और तो और दोनों के पास ये थीं। चेन जियांग के होंठ फड़क रहे थे, इससे इस बात पर यकीन करना और भी मुश्किल हो गया। हालांकि साथ ही उसका दिल थोड़ा उत्साहित भी था, क्योंकि ये दोनों शक्तिशाली लड़कियां उसके साथ लंबे समय तक रहेंगी, और किसी भी पुरुष के लिए ये एक सपने के सच होने जैसा होगा, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी शक्ति बहाल करने के लिए उस पर निर्भर रहना होगा। बाई यूयू ने कहा, हम एक दूसरे के स्वभाव को नहीं समझते हैं, और इससे होने वाली विनाशकारी घटनाओं को रोकने के लिए रक्तपात आवश्यक है। सू मेयाओ ने रक्तदान प्रथा के बारे में सामान्य बातें बताईं और फिर रक्तदान प्रथा की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया। रक्तदान विधि सरल थी। सबसे पहले एक जानवर की खाल को उसके रक्त में भिगोया जाता था, फिर उस पर रक्तदान विधि का प्रतीक चिन्ह बनाया जाता था। उसके बाद अनुबंध की सामग्री को रक्तदान विधि पर लिखा जाता था, फिर तीनों को रक्तदान विधि पर रक्त बहाना होता था और इस प्रकार प्रक्रिया पूरी हो जाती थी। रक्तदान विधि आत्मा के साथ एक अनुबंध स्थापित करती थी, जिससे व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ हुए अनुबंध को देख सकता था। इस रक्तपातपूर्ण कृत्य ने चेन जियांग को स्तब्ध कर दिया। केवल इसी क्षण उसे विश्वास हुआ कि इन दोनों की बातें सच थीं। उसका हृदय उत्साह से भर गया, क्योंकि अब से वह इन सुंदरियों के साथ बहुत लंबे समय तक रहेगा। इसके अलावा यह सड़ी हुई नमकीन मछली न केवल असफलता से उठ खड़ी हो सकती है, बल्कि तियानशान को भी उलट सकती है। 4। उसके बाद दिव्य रूप धारण करने वाली दोनों लड़कियों और चेन जियांग ने एक समझौता किया। बहनों, तुम हिल नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी हड्डियों और नसों में काफी गंभीर चोटें आई हैं, है ना?
चेन जियांग ने नरक आत्मा घास उठाते हुए पूछा। यह नरक आत्मा घास मांस और हड्डियों को फिर से उगाने के लिए जानी जाती थी और चोट से उबरने में मदद करती थी। बाई यूयू ने सिर हिलाते हुए कहा, हमारा दुश्मन बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वह कुतिया हमें सीधे नहीं मार सकी, क्योंकि उसने एक खूनी कृत्य किया था। इसलिए उसने हमारी शक्तियों को नष्ट कर दिया और फिर हमें यहाँ अपनी मौत का इंतजार करने के लिए छोड़ दिया। चेन जियांग के आगमन ने निस्संदेह उन्हें बचा लिया था, इसलिए वे अपनी अनावश्यक दिव्य नसों को चेन जियांग को सौंपने के लिए तैयार थे। चेन जियांग भय से कांप रहा था। ये 2 रहस्यमयी लड़कियां, जिनमें दोहरी दिव्य नसें थीं, पहले से ही बहुत शक्तिशाली थीं, लेकिन उनका दुश्मन उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली था और उसी ने उन्हें इस वर्तमान स्थिति में पहुंचाया था। मैंने ऊपर चट्टान से यह नरक आत्मा घास उठाई है, क्या इससे तुम अपनी चोटों से उबर पाओगे? चेन जियांग ने पूछा। चूंकि जल्द ही उसके पास 2 दिव्य नसें होंगी, इसलिए नरक आत्मा घास का अब कोई महत्व नहीं रह गया था। सू मेयाओं का चेहरा खुशी से भर गया और उसने कहा, हाँ बिल्कुल, इससे हम आगे बढ़ पाएंगे। चेन जियांग ने सरल और ईमानदार मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए नरक आत्मा घास का आधा हिस्सा निकाला, उसे 2 टुकड़ों में बांटा और दोनों महिलाओं को खिलाया। दोनों सुंदरियों को खिलाकर चेन जियांग को बहुत खुशी हुई। हालांकि नरक आत्मा घास उन दोनों की चोटों को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकी, लेकिन कम से कम इससे उनकी हड्डियों को बिना किसी आंतरिक गड़बड़ी के ठीक होने का मौका मिल गया, जिससे वे स्वतंत्र रूप से चल फिर सके, लेकिन फिर भी वे अपनी ताकत वापस नहीं पा सके। बहनों, आपकी पृष्ठभूमि क्या है और आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? चेन जियांग को भी इसी बात की सबसे ज्यादा जिज्ञासा थी। बाई यूयू ने ठंडी निगाहों से उसे घूरते हुए कहा, अनुबंध में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था कि हमें आपको इसके बारे में बताना होगा। मुझे आपको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। सू मेयाओ ने अपने बालों को संवारते हुए धीरे से कहा, ये ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आपको नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि इससे आप बहुत ज्यादा उलझ जाएंगे। आप अभी छोटे हैं, अपनी जिज्ञासा शांत करने से आपको घातक विपत्ति ही आएगी, जो हम में से किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। अब चलिए दिव्य नसों को स्थानांतरित करते हैं। टिप्पणियां। 1 ली 500 मी। 2 बाई यूयू का अर्थ है ठंडे स्वभाव का प्रतिनिधित्व करने वाला दूर। 3 सू मेयाओ का अर्थ है मोहक स्वभाव का प्रतिनिधित्व करने वाला आकर्षक जेड पत्थर। 4 तियानशान, यहाँ तियानशान का उपयोग केवल संदर्भ के रूप में किया जाता है और ये कुछ इस तरह दिखता है। अध्याय 003 जू जियानजियान। दिव्य शिरा स्थानांतरण की तैयारी के लिए चेन जियांग जमीन पर बैठ गया, अपने पैरों को क्रॉस किया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को केंद्रित किया। बाई यूयू और सू मेयाओ दोनों के कोमल हाथ चेन जियांग के पेट पर दबे हुए थे। उनके सुंदर हाथों से काले और सफेद रंग की धुंध उमड़ रही थी। काली धुंध बाई यूयू की परम यिन दिव्य नस थी, जबकि सफेद धुंध सू मेयाओ की परम यांग दिव्य नस थी। दोनों का स्वरूप रहस्यमय था। चेन जियांग के शरीर के भीतर एक सफेद और एक काली धारा प्रकट हुई, जो लहरों की तरह उसकी मांसपेशियों, हड्डियों और नसों में अनियमित रूप से खेल रही थी। जैसे जैसे ये धाराएं प्रवाहित होती गईं, उसका शरीर धीरे धीरे मजबूत होता गया, लहर दर लहर, और अंत में सफेद और काली ऊर्जा उसके दांतियान में एकत्रित होकर ताई ची यिन यांग आकृति का निर्माण करने लगी। यही यिन और यांग की दिव्य नसें थीं। सू मेयाओ और बाई यूयू ने जब चरम यिन और यांग दिव्य शिराओं को चेन जियांग के साथ सफलतापूर्वक जुड़ते देखा, तो वे उत्साह से भर उठीं। उन्होंने पहले सोचा था कि चरम यिन और चरम यांग दिव्य शिराओं का मिलन बहुत मुश्किल होगा। उनके लिए यह एक प्रयोग था, इसलिए उन्हें पता नहीं था कि क्या होगा, लेकिन उन्हें इसकी सफलता की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। सू मेयाओ और बाई यूयू ने धीरे धीरे अपने हाथ पीछे खींच लिए और चेन जियांग से उठती हुई सफेद और काली धुंध को देखा। दोनों के चेहरे पर जटिल और आश्चर्य के भाव थे। बहनों के ज्ञान के अनुसार आज तक किसी भी व्यक्ति में यिन और यांग दिव्य शिराएं एक साथ मौजूद नहीं थीं। इस समय उन्हें एहसास हुआ कि यह बालक यदि लगन से साधना करता रहे तो एक दिन सर्वोपरि गुरु बन जाएगा। चेन जियांग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसने अपने जीवन में कभी इतना सहज और शक्तिशाली महसूस नहीं किया था। तो यह एक दिव्य शिरा है। आह, कितना अच्छा लग रहा है। बाद में मैं सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश कर पाऊंगा। चेन जियांग कुछ उत्साहित था और उसके चेहरे पर एक अजीब और दुष्ट मुस्कान उभर आई, जो उसके पहले के सरल और ईमानदार रूप की तुलना में बहुत ही घिनौनी लग रही थी। इससे दोनों सुंदरियों के दिल चिंता से भर गए। साधकों की इस दुनिया में नश्वर मार्शल क्षेत्र को 10 चरणों में विभाजित किया गया है। क्यूई का शोधन, शरीर का शमन, मार्शल शरीर, नस खोलना, सच्ची क्यूई, दिव्य चेतना, सच्ची आभा, दिव्य शक्ति, सच्चा रूप और अंत में पूर्णता। नश्वर मार्शल क्षेत्र से ऊपर सच्चा मार्शल क्षेत्र है। सच्चे मार्शल क्षेत्र तक पहुंचना अनेक साधकों का सपना होता है। उस स्तर तक पहुंचने के बाद व्यक्ति असीम शक्ति से भर जाता है और उसकी आयु 1000 वर्ष तक बढ़ जाती है। चेन जियांग वर्तमान में नश्वर मार्शल क्षेत्र के तीसरे स्तर
मार्शल बॉडी चरण में था। लंबे समय से वह नश्वर मार्शल क्षेत्र के चौथे स्तर ओपनिंग वेन चरण में प्रवेश करने में असमर्थ था। वास्तविक मार्शल क्षेत्र, ये तो दैवीय शिरा के लिए सरासर कलंक होगा, बाई यूयू ने तिरस्कार पूर्वक कहा। सू मेयाओ ने चेन जियांग को गंभीरता से देखते हुए कहा, तुम्हारे भीतर येन और यांग की दिव्य नसें हैं, तुम्हारा दृष्टिकोण और अधिक खुला होना चाहिए। इस दुनिया में शक्ति का विकास कभी पूरी तरह से नहीं रुकता। कई अलग अलग दुनियाएं हैं। तुम अभी चेनवू मुख्य भूमि में हो और यह नश्वर दुनिया में भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा मात्र है। आपको अनुबंध याद रखना होगा। आपको हमारी ताकत बहाल करने में हमारी मदद करनी होगी। ये कोई मामूली बात नहीं है। चेन जियांग ने बार बार सिर हिलाते हुए कहा, जब तक मैं जीवित हूँ मैं निश्चित रूप से अनुबंध पूरा करूंगा और तुम दोनों बहनों की ताकत बहाल करूंगा। बाई यूयू ने संतुष्टि से सिर हिलाते हुए कहा, अपनी ताकत वापस पाने का सबसे तेज तरीका दानों का इस्तेमाल करना है और वे दान बहुत उच्च कोटि के होने चाहिए। हमारी ताकत वापस मिलने के बाद अनुबंध पूरा हो जाएगा। उस समय हम अपना बदला ले सकेंगे। चेन जियांग थोड़ा खोया हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन अगर दोनों सुंदरियां उसके साथ रहती तो यह निश्चित रूप से खुशी की बात होती। सू मेयाओ ने अपने सुंदर बालों से एक अंगूठी निकाली और चेन जियांग की ओर फेंकते हुए कहा, इस पर खून की एक बूंद डालो और ये तुम्हें अपना मालिक मान लेगी। इस अंगूठी का इस्तेमाल करना एक थैली के इस्तेमाल जैसा है, इसलिए मुझे और मेरी बड़ी बहन को इसमें रख लो, फिर तुम ऊपर चढ़ सकते हो। तुम्हें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। यहाँ अक्सर राक्षसी जानवर आते रहते हैं। उस पर खून की बूंदें टपकाते हुए चेन जियांग ने अंगूठी के साथ एक अनुबंध स्थापित किया। अंगूठी के अंदर का स्थान बहुत छोटा था, फिर भी चेन जियांग के ज्ञान के अनुसार पौराणिक भंडारण अंगूठियों में समुद्र जितना विशाल स्थान होना चाहिए, लेकिन इस भंडारण उपकरण में जीवित प्राणियों को रखा जा सकता था। यह देखकर चेन जियांग आश्चर्यचकित रह गया। आम भंडारण थैलियां बहुत दुर्लभ थीं और अमर पर्वतों में स्थित संप्रदायों द्वारा ही वितरित की जाती थीं। दुर्लभ होने के बावजूद उनमें जीवित प्राणियों को रखना संभव नहीं था। सू मेयाओ के अनुसार उसने दोनों महिलाओं को भंडारण अंगूठी में रख दिया। जैसे ही उसने अंगूठी अपनी उंगली में पहनी, वह गायब हो गई। इससे चेन जियांग की प्रशंसा और भी बढ़ गई। उसने अपने पिता द्वारा दिया गया दान खाया और भरपूर शक्ति के साथ चट्टान पर चढ़ना शुरू कर दिया, नीचे फैली मृत्यु ऊर्जा से भरी खाई को पीछे छोड़ते हुए। उसके लिए ये एक बहुत कठिन चुनौती थी। चट्टान पर चढ़ने से चेन जियांग और भी निराश हो गया, क्योंकि काली मृत्यु ऊर्जा के कारण वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था, जिससे चढ़ाई और भी मुश्किल हो गई थी। पूरे दिन की कठिन चढ़ाई के बाद चेन जियांग आखिरकार शिखर पर पहुंच गया। चढ़ाई पूरी करने के बाद उसे एहसास हुआ कि दिव्य नसों के कारण ये वास्तव में उतना मुश्किल नहीं था। चढ़ाई के दौरान उसने बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित किया, जो उसके शरीर में प्रवेश कर गई और थकान को दूर कर दिया, जिससे वह पूरी चढ़ाई के दौरान अजगर की तरह ऊर्जावान और बाघ की तरह उग्र बना रहा। चेन जियांग को स्थिति का अंदाजा हो जाने के बाद वह वोहू शहर की ओर वापस जाने के लिए निकल पड़ा। हालांकि वह रिंग के अंदर बाई यूयू और सू मेयाओ को देख नहीं पा रहा था, फिर भी वह उन्हें महसूस कर पा रहा था। बहनों, तुम मुझे वे दिव्य और दैवीय अभ्यास कब सिखाने वाली हो? चेन जियांग ने बेसब्री से पूछा, क्योंकि वह उन दिव्य और दैवीय अभ्यासों के बारे में बहुत उत्सुक था। इस समय तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है, इसलिए तुम इन कठिन अभ्यासों को सहन नहीं कर पाओगे। बाई यूयू ने बर्फीली ठंडी आवाज में संदेश भेजा। सू मेयाओ ने कहा, तुम दिव्य अभ्यास कभी भी कर सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें घर लौटना होगा। मैं तुम्हें रसायन विद्या भी सिखाने की योजना बना रही हूँ। चेन जियांग मन ही मन बहुत खुश हुआ और जितनी तेजी से हो सकता था दौड़ने लगा। दक्षिणी मार्शल साम्राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित वोहू शहर, जिसकी आबादी 10 लाख थी, काफी बड़ा और समृद्ध था। यह वह स्थान भी था जहां दक्षिणी मार्शल साम्राज्य का प्रसिद्ध मार्शल आर्ट परिवार, चेन परिवार, रहता था। चेन परिवार का इतिहास कई हजार वर्षों का है और आज भी उनकी शक्ति अत्यंत प्रबल है। अपनी समृद्ध विरासत के बल पर वे कई हजार वर्षों तक अस्तित्व में बने रहे, जो उनकी शक्ति का प्रमाण है। चेन परिवार बेहद धनी था और वोहू शहर में सबसे शक्तिशाली आर्थिक शक्ति था। चेन परिवार का आलीशान घर कई हजार एकड़ भूमि में फैला हुआ था, जिसमें अनगिनत आंगन और कई बगीचे थे। यह पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ था, इसलिए अगर कोई चुपके से अंदर आने की कोशिश भी करता तो वह रास्ता भटक जाता। तियानहू पार्क को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि ये हवेली चेन तियानहू की है, क्योंकि चेन परिवार के एक प्रतिष्ठित सदस्य के पास इतना बड़ा घर होना स्वाभाविक है। पिताजी, मैं वापस आ गया। चेन जियांग लौटकर पुस्तकालय में दौड़ पड़ा, क्योंकि वह जानता था कि उसके पिता हमेशा वहीं रहते हैं। चेन तियानहू हंसते हुए बोली, अरे बदबूदार बच्चे, आखिरकार वापस आ ही गए। क्या तुम्हें पता है कि यहाँ एक छोटी सी सुंदरी तुम्हारा इंतजार कर रही है? क्या तुम्हें शिव परिवार की वो छोटी बच्ची याद है, तुम्हारी छोटी पत्नी? चेन जियांग की भौहें सिकुड़ गईं। उसके मन में एक आकर्षक छोटी लड़की की छवि उभर आई, जिसकी त्वचा जेड की तरह कोमल थी,
जिसके साथ वह तब खेला करता था जब वह केवल 5 या 6 साल का था। पिताजी, आपका मतलब जू शियानशियान से है? चेन शियांग ने जू परिवार की उस लड़की को याद करते हुए पूछा। वह छोटी उम्र में चेन परिवार से मिलने आई थी। उस समय उसने और चेन शियांग ने पूरा दिन साथ खेला था। दोनों ने खूब मजे किए थे और बाद में उनके परिवारों ने उनकी शादी तय कर दी थी। चेन तियानहू ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, वह छोटी लड़की विला में है। जैसे ही आप जड़ी बूटियां लेने बाहर गए थे, वो आई और मुझसे आपसे मिलने की अनुमति देने की विनती की। चेन तियानहू मुस्कुराया और ये कहते हुए खिड़की से बाहर देखने लगा। चेन जियांग ने अपने पिता की नजर का पीछा किया और बाहर आंगन में जेड जैसी त्वचा वाली एक लड़की को चलते हुए देखा। उस लड़की के लंबे बाल थे। उसने सफेद रंग का पूरा शरीर ढकने वाला वस्त्र पहना था और सुनहरे गहनों से सजी हुई थी। परी जैसी उस लड़की की पोशाक देखकर चेन जियांग उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। वह लड़की केवल 14 या 15 वर्ष की थी, फिर भी उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी, जिससे वह बेहद खूबसूरत लग रही थी और लोग उससे अपनी निगाहें नहीं हटा पा रहे थे। जब लड़की ने खिड़की से चेन शियांग को देखा तो उसका सुंदर चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने बड़े ही मनमोहक अंदाज में चिल्लाकर कहा, भाई शियाओ शियांग। उसकी आवाज मधुर और जीवंत थी, जो किसी के भी मन को मोह लेने की क्षमता रखती थी। चेन जियांग मानता है कि भले ही ये लड़की उम्र में छोटी थी, लेकिन स्वभाव और रूप रंग दोनों ही दृष्टि से वह रिंग में मौजूद दोनों सुंदरियों के बराबर खड़ी हो सकती थी। यह बात तो अलग है कि अभी उसका शारीरिक विकास भी पूरी तरह नहीं हुआ था। चेन जियांग ने लार निगली और सूखी हंसी के साथ कहा, यह सचमुच एक वयस्क महिला के 18 बदलाव हैं। मुझे नहीं लगा था कि ये छोटी लड़की एक परी में बदल जाएगी। यह लड़की शिव परिवार की प्रियतम पुत्री शिव शियानशियान थी। क्या यही लड़की मेरी मंगेतर है? चेन जियांग ने उत्साह से मन ही मन चिल्लाया। पहले की बात हो तो चेन जियांग का दिल बैठ जाता, क्योंकि उसके पास कोई आध्यात्मिक नसें नहीं थीं। लेकिन अब उसके पास यिन और यांग की दिव्य नसें थीं। अगर उसे समय दिया जाए तो मार्शल आर्ट के शिखर स्तर को प्राप्त करना अब केवल एक कल्पना नहीं रह गई थी। जू शियानशियान ने हल्की सी मुस्कान दी और उसके गालों पर छोटे छोटे डिंपल उभर आए। साथ ही एक मनमोहक शर्म भी छा गई, जिससे चेन जियांग फिर से अन्यमनस्क हो गया। चेन तियानहू हंसी और फिर चेन जियांग के कंधे पर थपथपाते हुए बोली, तुम दोनों जल्दी में मिल जाओगे। चेन जियांग हंसते हुए पुस्तकालय से जल्दी से बाहर भाग गई। आंगन में आते ही चेन जियांग ने बिना किसी औपचारिकता के जू शियानशियान के कोमल सुंदर हाथों को पकड़ा और फिर उसे अपने पिता की नजरों से दूर ले गया, मानो वे अपने छोटे से समय में कुछ बुरे काम करने जा रहे हों। चेन जियांग छोटी परी के साथ अपने घर आया, जिसे चेन परिवार के कई अन्य बच्चे ईर्ष्या करने लगे। शियानशियान, तुम चेन परिवार के साथ कितने दिन रहोगी? चेन जियांग ने हंसते हुए पूछा और जू शियानशियान के प्यारे गालों पर पड़ने वाले डिंपल वाले चेहरे को हल्के से दबाया। जू शियानशियान ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, श्याओ शियांग भाई, मैं और मेरे पिता आपसे बात करने के लिए वोहो शहर आए हैं, इसलिए हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। बचपन में जू शियानशियान को एक अजीब बीमारी हो गई और इलाज के लिए वोहो शहर आई। उस समय जू शियानशियान का शरीर कमजोर था और वह दुबली पतली और नाजुक दिखती थी, इसलिए चेन और जू परिवारों में उसे अक्सर तंग किया जाता था। केवल चेन जियांग ही उसकी अच्छी देखभाल करता था और उसके साथ खेलता था। उस दौरान इससे उसे बहुत खुशी मिली। उसने उसे मजबूत रहने के लिए प्रोत्साहित भी किया ताकि वह अपनी बीमारी से लड़ सके, और उसे कुछ अनमोल दान भी दिए। ये बातें जू शियानशियान के दिल में अंकित थीं, और भले ही वह जानती थी कि चेन जियांग के पास कोई आध्यात्मिक नसें नहीं हैं और इस प्रकार मार्शल आर्ट में उसका कोई भविष्य नहीं है, फिर भी उसने चेन जियांग से शादी करने का फैसला किया। चेन जियांग थोड़ा असमंजस में था। वह जू शियानशियान को बहुत पसंद भी करता था। बचपन में दोनों परिवारों को पता था कि चेन जियांग के पास आध्यात्मिक नसें नहीं हैं, इसलिए उसके कोई दोस्त भी नहीं थे। इसीलिए वह और जू शियानशियान एक दूसरे के लिए बिल्कुल समान थे। भाई शियाओ शियांग, मेरे परिवार ने मुझे शादी तोड़ने के लिए कहा था, लेकिन मैं सहमत नहीं हुई, इसलिए उन्होंने मुझे याओ परिवार से मिलने और उनके युवा रसायन शास्त्री से मिलवाने के लिए भेज दिया। जू शियानशियान ने चेन शियांग के चेहरे का भाव बदलते देखा और हंसते हुए कहा, निश्चिंत रहें, मैं उस याओ परिवार के बदमाश से शादी करने के बजाय मरना पसंद करूंगी। और मैंने सुना है कि उसका स्वभाव बहुत ही बुरा है। पूरे दक्षिणी मार्शल साम्राज्य में जू शियानशियान को प्रतिभाओं में भी विलक्षण माना जाता था, क्योंकि वह मात्र 14 वर्ष की आयु में नश्वर मार्शल क्षेत्र के 6ठे स्तर पर साधना कर रही थी। दूसरी ओर याओ परिवार में भी एक 16 वर्षीय प्रतिभाशाली बालक था, जो दान जादू को परिष्कृत करने में सक्षम था। सबकी नजर में वे एक आदर्श जोड़े की परिभाषा थे। चेन जियांग बेहद शांत था। अब उसके पास यिन और यांग की दिव्य नसें थीं और 2 अज्ञात लेकिन शक्तिशाली महिलाएं उसकी गुरु थीं। इसलिए उसे पूरा भरोसा था कि थोड़े ही समय में वह याओ परिवार के युवा रसायनज्ञ की बराबरी कर लेगा। चेन जियांग मुस्कुराया
जू शियान के सुंदर और आकर्षक गालों को छूते हुए मुस्कुराया और कहा, शियान, तुम याओ परिवार के पास जाओ और कहो कि तुम्हारा पहले से ही एक मंगेतर है, और अगर वह फिर भी स्वीकार करने से इनकार करता है तो उसे कहो कि आकर मुझे चुनौती दे। चेन शियांग को इतना आत्मविश्वासी देखकर शियू शियान बहुत प्रसन्न हुई। वह अपने पंजों पर खड़ी हुई और चेन शियांग के होठों पर चुंबन किया, फिर सिर झुकाकर बोली, भाई शियाओ शियांग, तुम्हें और मजबूत बनना होगा। मुझे अपने परिवार की चिंता है, क्योंकि वे हमें अलग करने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे। जू शियान आंगन में बड़ी ही खूबसूरती से विचरण कर रही थी, मानो कोई चिड़िया हो। उसकी चाल फुर्तीली और सुरुचिपूर्ण थी, लेकिन साथ ही चेन शियांग को भी अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, मानो वह मूर्ख हो गया हो। उसके मन में जू शियान द्वारा उसके होठों को चूमने की छवि उभर आई। चेन जियांग ने अपने होठों को चाटा और मुस्कुराते हुए कहा, वह छोटी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है। टिप्पणियां 2 शाब्दिक अर्थ, एक वयस्क महिला के 18 परिवर्तन। अर्थ, वे सभी परिवर्तन जिनसे एक लड़की एक महिला बनने की प्रक्रिया से गुजरती है। अध्याय 0004 4 प्रतीकों का दिव्य अभ्यास। छोटे बच्चे, तुम कहते हो कि तुम्हारी नन्ही परी आकर्षक है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों आकर्षक हैं? चेन जियांग के मन में एक मधुर आवाज गूंजी। ये आवाज सू मेयाओ की थी। चेन जियांग ने 2 बार खांसा और सूखी हंसी के साथ कहा, जब तक मेरी पत्नी खूबसूरत है। हाँ, बेशक, तुम दोनों बेहद खूबसूरत हो। ओह वाह, बहन मेयाओ, जल्दी करो और मुझे वे दिव्य अभ्यास और रसायन विद्या सिखाओ। तुम विकृत मानसिकता वाले हो। तुम क्या कहना चाहते हो? सू मेयाओ ने थूकते हुए कहा, कुछ नहीं। चेन जियांग ने अपना चेहरा खुजाते हुए मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। जू शियान को निराश होने से बचाने के लिए चेन जियांग ने अपने प्रयासों को 2 गुना करने और दिन रात साधना करने का इरादा किया। चेन जियांग की उंगली पर मौजूद अदृश्य अंगूठी से अचानक एक हल्की सी आभा चमकी, और बाई यूयू और सू मेयाओ दोनों उसके सामने प्रकट हुई। दोनों ने ही भव्य और सुरुचिपूर्ण बैंगनी वस्त्र पहने हुए थे। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि ये वस्त्र पहले से ही अंगूठी के भीतर मौजूद थे। इस समय दोपहर की धूप बहुत तेज थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दोनों खूबसूरत लड़कियां उस असहनीय रूप से परेशान करने वाली धूप का आनंद ले रही थीं। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा सचमुच बहुत कम है। अगर आप दान पर भरोसा नहीं करेंगे तो आपके लिए सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश करना बहुत मुश्किल होगा। सू मेयाओ ने तेज धूप की ओर देखते हुए बुदबुदाया। चेन जियांग इस बात से कुछ हद तक हैरान थी कि दोनों लड़कियां अपनी मर्जी से रिंग में कैसे प्रवेश कर सकती थीं और बाहर निकल सकती थीं। इसके अलावा वे रिंग के माध्यम से आवाजें भी सुन सकती थीं। चेन जियांग उनके साथ छोटे से घर में दाखिल हुई। अंदर का हिस्सा बहुत बड़ा नहीं था, उसमें सिर्फ एक हॉल और 4 कमरे थे। विशाल चेन परिवार की जागीर की तुलना में यह वास्तव में काफी छोटा था। छोटे से हॉल में सू मेयाओ और बाई यू चेन जियांग द्वारा तैयार की गई मादक चाय की चुस्कियां ले रही थीं। यह चाय चेन जियांग के निजी संग्रह से थी और वह आमतौर पर इसे पीने से कतराते थे। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम है। अगर आप अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो आपको दान पर निर्भर रहना होगा, लेकिन इससे पहले आपको सच्ची ऊर्जा की ज्वालाओं का अभ्यास करना होगा। 1 चूंकि आपके पास यिन और यांग दिव्य नसें हैं, इसलिए यह आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, सू मेयाओ ने कहा। चेन जियांग ने सिर हिलाकर कहा, कृपया बहन मेयाओ, मुझे सलाह दीजिए। आओ, मैं तुम्हें ताई ची दिव्य अभ्यास 4 और 4 प्रतीकों का दिव्य अभ्यास सिखाऊंगी। सू मेयाओ ने अपने बालों को सहलाते हुए मनमोहक स्वर में कहा। उनका ये हावभाव सचमुच आकर्षक और मोहक था, और थोड़ा शरारती भी। चेन जियांग की लगभग असीमित क्षमता को देखते हुए सू मेयाओ उनका पूरा ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती थी, ताकि भविष्य में उन्हें एक कुशल सहायक मिल सके। सू मेयाओ के कोमल हाथों ने चेन जियांग के माथे को ढक लिया और चेन जियांग का दिमाग अनेक ग्रंथों और प्रतीकों से भर गया। हर एक प्रतीक अपने आप में अस्पष्ट और समझना कठिन था, लेकिन सू मेयाओ की मदद से उसने अनजाने में ही उन्हें समझ लिया। सू मेयाओ ने कहा, मैं इस समय अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करके आपको साधना के चरण हस्तांतरित कर रही हूँ। मैं आपको केवल दिव्य अभ्यास ही नहीं दे रही हूँ, बल्कि उनके बारे में अपनी समझ भी दे रही हूँ। आपको बस इन चरणों का पालन करना है। चेन जियांग चौंक गया। उसने सोचा भी नहीं था कि सू मेयाओ दिव्य चेतना का उपयोग कर पाएगी। दिव्य चेतना का अभ्यास करने के लिए व्यक्ति को कम से कम नश्वर मार्शल क्षेत्र के 6ठे स्तर पर होना चाहिए। यह आध्यात्मिक शक्ति और वास्तविक बल के संयोजन से उत्पन्न होती है और इसे एक अत्यंत रहस्यमय, अदृश्य और अवस्थाहीन आध्यात्मिक शक्ति के रूप में वर्णित किया जा सकता है। हमारे बारे में कोई भी बात गोपनीय रखी जानी चाहिए और किसी को भी हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए, यहाँ तक कि तुम्हारी छोटी पत्नी को भी नहीं, बाई यूयू ने गंभीर और ठंडे स्वर में कहा। सू मेयाओ ने आगे कहा, मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ कि मेरी बड़ी बहन और मेरे कई दुश्मन हैं, जो तुम्हारे सिर पर उंगली रखकर ही तुम्हें कुचल सकते हैं, इसलिए तुम्हें हमारे राज गुप्त रखने होंगे।
साथ ही जब तक तुम बेहद मुश्किल में ना पड़ जाओ, हम रिंग से बाहर नहीं निकलेंगे। चेन जियांग का दिल कांप उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतने खतरनाक दो व्यक्तियों को पनाह दे रहा है। उसने झट से सिर हिलाया और बाई यूयू और सू मेयाओ अचानक गायब हो गईं और रिंग में प्रवेश कर गईं। ताई ची दिव्य अभ्यास और 4 प्रतीकों का दिव्य अभ्यास। हालांकि ये पूरी कला का एक छोटा सा हिस्सा ही था, फिर भी चेन जियांग बेहद उत्साहित था। आखिर उसने किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जिसे दिव्य कौशल का अभ्यास करने का अवसर मिला हो। मार्शल आर्ट की दुनिया में कौशल को नश्वर स्तर, आध्यात्मिक स्तर, गहन स्तर, पृथ्वी स्तर, स्वर्गीय स्तर, पवित्र स्तर और अंत में दिव्य स्तर जैसी सामान्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इन्हें आगे उच्च और निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। डैन भी इसी प्रकार श्रेणीबद्ध होते हैं, लेकिन इनमें मध्य श्रेणी के साथ साथ निम्न और उच्च श्रेणियां भी शामिल होती हैं। स्वर्गीय स्तर के कौशल अत्यंत दुर्लभ थे और दिव्य स्तर के कौशल तो और भी दुर्लभ थे। दिव्य अभ्यास तो केवल उन पौराणिक देवताओं द्वारा ही किए जाते थे जिनके पास असीम रूप से दुर्जय और अपार शक्ति होती थी। कहा जाता था कि वे पृथ्वी पर बिजली गिरा सकते थे और यहाँ तक कि उन चीजों को भी बदल सकते थे जिन्हें स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध माना जा सकता था, जैसे कि अंतरिक्ष के ताने बाने को तोड़ना। ताई ची दिव्य अभ्यास एक आधारभूत अभ्यास था और ची साधना का उपयोग करके शरीर को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष रूप से बनाया गया था। यह एक अत्यंत गहन और शक्तिशाली मार्शल आर्ट है। हृदय नियम 2 4 प्रतीकों का दिव्य अभ्यास 4 भागों में विभाजित था, अर्थात नीला ड्रैगन, सफेद बाघ, लाल पक्षी और काला कछुआ। ये चारों दिव्य अभ्यास सहायक प्रकृति के थे और मुख्य रूप से अन्य मार्शल कौशलों के आक्रमण और रक्षा को बढ़ाने में सहायक थे। इनका अभ्यास और समझ प्राप्त करने के बाद इनका उपयोग शक्तिशाली मार्शल तकनीकों को प्रदर्शित करने के लिए भी किया जा सकता था। चेन जियांग अपने घर के पिछवाड़े में पहुंचा। हरे भरे पेड़ों से घिरा और ताजी हवा में सांस लेते हुए वह आकाश और पृथ्वी के बीच विद्यमान 5 आध्यात्मिक ऊर्जा तत्वों को स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रहा था। सामान्य आध्यात्मिक नसों को गुणों के अनुसार विभाजित किया गया था, लेकिन चेन जियांग की यिन और यांग दिव्य नसें दुनिया के सभी 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं और उन्हें समाहित करती हैं। इसलिए वह सच्चे क्यूई के सभी 5 तत्वों का अभ्यास करने में सक्षम थे। हालांकि ये एक गहन हृदय नियम था, सू मेयाओ ने इसे अपने ज्ञान के आधार पर स्थानांतरित किया था, इसलिए उसने इसे शीघ्र ही सीख लिया। उसने ताई ची दिव्य अभ्यास का अभ्यास किया और उसके दांटिन में बना ताई ची यिन यांग आरेख तुरंत घूमने लगा। इससे उसके चारों ओर की आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में तीव्र गति से प्रवाहित होने लगी। किसी भी उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक नस के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का अवशोषण दर अत्यंत तीव्र होता है और दिव्य नस के लिए तो यह गति अकल्पनीय होती है। इस समय चेन जियांग गुफा के प्रवेश द्वार पर पालथी मारकर बैठे थे और ताई ची दिव्य अभ्यास कर रहे थे। आध्यात्मिक ऊर्जा उनके शरीर में प्रवेश कर गई और तुरंत उन्हें शुद्ध करने लगी। आध्यात्मिक ऊर्जा एक शुद्ध सफेद धारा में परिवर्तित हो गई, जो उनकी हड्डियों, मांसपेशियों और नसों में फैल गई, जिससे उनका शरीर और अधिक मजबूत हो गया। एक दुर्जय मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए शरीर को आंतरिक और बाह्य रूप से शुद्ध करना आवश्यक है। चेन जियांग अब अपने आंतरिक शरीर को मजबूत कर रहा था और उसका आंतरिक शरीर दुर्जय बल से युक्त एक शक्तिशाली क्यूई धारा उत्पन्न कर रहा था। इसे ट्रू क्यूई 3 के रूप में जाना जाता है। चेन जियांग अचेतन रूप से साधना की अवस्था में प्रवेश कर गया और उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का तीव्र प्रवाह होने लगा। यदि कोई इस दृश्य को देखता तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। नीले ड्रैगन और सफेद बाघ की दिव्य क्षमताएं आक्रमण करने में माहिर थीं, जबकि सिंदूरी पक्षी की दिव्य क्षमता मुख्य रूप से आग में माहिर थी और काले कछुए की दिव्य क्षमता रक्षा में माहिर थी। ट्रू ची का अभ्यास करके लार्ज सक्सेस स्टेज तक पहुंचने से डांटिन में एक आकृति का निर्माण होगा और जैसे जैसे चेन जियांग 4 प्रतीकों के दिव्य अभ्यास का और अधिक अभ्यास करेगा, वह बाद में अपने डांटिन में नीले ड्रैगन, लाल पक्षी, सफेद बाघ और काले कछुए 4 दिव्य जानवरों की आकृतियां बना सकेगा। इसका अर्थ है कि चेन जियांग को अकेले ही 4 लोगों के बराबर साधना करनी होगी। हालांकि ये बहुत श्रमसाध्य होगा, लेकिन शक्ति पर उसकी पकड़ समान स्तर के अन्य लोगों से कहीं अधिक होगी। जैसे ही उन्होंने ताई ची दिव्य अभ्यास का अभ्यास शुरू किया, आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करके शुद्ध सच्ची ऊर्जा में परिवर्तित किया, उनके शरीर में बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बड़ा प्रवाह हुआ। सच्ची ऊर्जा उनके शरीर की बड़ी और छोटी नसों में प्रवाहित हो रही थी, जिससे उनकी नसें और भी मजबूत हो गईं। सुबह हुई और सुहावनी धूप पिछवाड़े में प्रवेश कर गई, जिससे चेन जियांग का शरीर गर्म हो गया। उसने अपनी आंखें खोलीं, जो एक पल के लिए बिजली की तरह चमक उठीं, और उसके शरीर के चारों ओर एक हवा चली, जिससे सुबह की सफेद धुंध छंट गई। उसका शरीर काले मैल की एक परत से ढका हुआ था, जिसका अर्थ था कि वह नश्वर मार्शल क्षेत्र के 4थे स्तर में प्रवेश कर चुका था। नश्वर मार्शल क्षेत्र के 4थे स्तर से 6ठे स्तर तक इसे एक नए चरण की शुरुआत माना जाता था। अब चेन जियांग 4थे स्तर यानी ओपनिंग वेन चरण तक पहुंच चुका था। यह चरण पहले उसके लिए अप्राप्य था।
चेन जियांग ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दांत्यान के भीतर ताई ची यिन और यांग आरेख को ध्यानपूर्वक देखने लगा। उसने पाया कि वहां 5 वास्तविक ची के भंवर थे, जिनमें से प्रत्येक स्पष्ट केंद्र के साथ 4 दिशाओं में विभाजित था। आम लोगों के पास केवल एक ही वास्तविक ची का भंवर होता है, लेकिन उसके पास वर्तमान में 5 थे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसकी वास्तविक ची कितनी जीवंत थी। इतनी प्रबल वास्तविक ची ऊर्जा के साथ उसकी ताकत नश्वर मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर के किसी व्यक्ति के बराबर थी। आखिरकार मैंने नश्वर मार्शल क्षेत्र के 4थे स्तर में प्रवेश कर लिया है। अब पिताजी को उन बूढ़े लोगों से जड़ी बूटियों के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। चेन जियांग अपनी इस सफलता से बहुत खुश था। जब उसने 15 वर्ष की कम उम्र में ही नश्वर मार्शल क्षेत्र के 6ठे स्तर में प्रवेश कर चुकी जू शियानशियांग के बारे में सोचा तो वह तुरंत शांत हो गया। याओ परिवार के उस प्रतिभाशाली युवा रसायनज्ञ द्वारा अपनी मंगेतर पर डोरे डालने की बात सोचकर चेन जियांग का हृदय दृढ़ हो गया। उसने याओ परिवार जाकर उस तथाकथित प्रतिभाशाली रसायनज्ञ को चुनौती देने से पहले और अधिक परिश्रम से स्वयं को साधना करने की इच्छा व्यक्त की। नीले ड्रैगन दिव्य अभ्यास का अभ्यास शुरू करो, सू मियाओ ने कहा। उसकी दिव्य चेतना कुछ हद तक बहाल हो गई थी, इसलिए वह बाहर की घटनाओं को स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रही थी। 4 प्रतीकों का दिव्य अभ्यास तकनीकी रूप से केवल एक ही दिव्य अभ्यास था, लेकिन व्यवहार में ये मुक्केबाजी, हथेली की तकनीक, लात मारने की तकनीक, किगोंग और कई अन्य मार्शल आर्ट के लिए एक व्यापक मार्गदर्शक था। दिव्य अभ्यास में महारत हासिल करने के बाद प्रदर्शित कौशल पूरी तरह से व्यक्ति पर निर्भर करता है। एज़ोर ड्रैगन लकड़ी की सच्ची ऊर्जा पर केंद्रित था और इसमें वायु और बिजली दोनों के गुण समाहित थे। इसलिए एज़ोर ड्रैगन डिवाइन एक्सरसाइज का अभ्यास करने से उपयोगकर्ता वायु या बिजली की शक्ति से युक्त मार्शल स्किल्स का प्रयोग कर सकेगा। स्नान करने के बाद चेन जियांग ने जल्दी से भोजन किया और फिर नीले ड्रैगन दिव्य अभ्यास का अभ्यास करने के लिए अपने पिछवाड़े में वापस आ गया। ताई ची दिव्य अभ्यास और 4 प्रतीकों का दिव्य अभ्यास पहले से ही उनकी आत्मा में समाहित थे, इसलिए चाहे वे कितने भी गहन और रहस्यमय क्यों न हों, वे उन्हें समझने में सक्षम थे। आधे दिन बाद चेन जियांग नीले ड्रैगन दिव्य अभ्यास के अनुसार अपने शरीर के भीतर की सच्ची ऊर्जा का संचालन कर रहा था। जल्द ही उसने देखा कि उसका शरीर एक कोमल नीले रंग की आभा से भर गया है। कभी कभी इस नीले रंग की आभा के भीतर बिजली चमकती थी और समय समय पर चेन जियांग के शरीर से हवा के झोंके निकलते थे। चेन जियांग अब लकड़ी से प्राप्त वास्तविक ऊर्जा से बिजली और हवा की शक्ति को मुक्त करना सीख चुका था। हालांकि उसके लिए ये स्तर अपर्याप्त था। वह लकड़ी से प्राप्त वास्तविक ऊर्जा को एक भयानक हवा और बिजली में परिवर्तित करना चाहता था ताकि इसे नीले ड्रैगन दिव्य अभ्यास की अन्य मार्शल कलाओं के साथ प्रयोग किया जा सके। चेन जियांग ने अपने शरीर के भीतर लकड़ी की सच्ची ऊर्जा को अपनी नसों में प्रवाहित किया। शरीर में बार बार चक्रित होती हुई सच्ची ऊर्जा अनियमित रूप से कभी तेज कभी धीमी गति से चलती रही। कभी कभी ये एक बड़ी नदी के समान लगती थी, तो कभी कभी ये एक छोटी पहाड़ी धारा की तरह धीरे धीरे बहती थी। टिप्पणियां 1. रासायनिक प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली सच्ची ची से बनी एक प्रकार की अग्नि, यदि आवश्यक हो तो और जोड़े TL। 2. यहाँ हृदय विधि को सूत्र के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है। 3. शरीर के आंतरिक भाग द्वारा उत्पन्न QE। 4. 1. अभ्यास मूल रूप से एक साधना अभ्यास है जो आपको मजबूत बनाता है। अध्याय 005 चुनौती। 1 माह बाद जैसे ही चंद्रमा आकाश में उभरा, पहाड़ की चोटी पर एक नीली रोशनी चमक उठी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो कोई तारा पहाड़ की चोटी पर गिर गया हो। अपनी नई मिली शक्ति के बारे में दूसरों को पता न चले, इसलिए चेन जियांग जड़ी बूटियां इकट्ठा करने का बहाना बनाकर इस पहाड़ पर साधना करने आया था। अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने और आकाश और पृथ्वी के बीच व्याप्त हवा और बिजली का बेहतर अनुभव प्राप्त करने के लिए वह इस पर्वत की चोटी पर आया। यहाँ से उसे काले बादल उठते हुए दिखाई दिए और तेज हवाएं चलने लगीं। बादलों के बीच कभी कभी बिजली चमकती थी। अचानक एक वज्रपात सीधे पर्वत की चोटी की ओर गिरा, मानो उसे नष्ट करने के लिए प्रहार कर रहा हो। यह अद्भुत दृश्य वास्तव में चेन जियांग के नीले ड्रैगन दिव्य अभ्यास का परिणाम था। आकाश में भयंकर आंधी और गरजती बिजली दोनों ही उनके अभ्यास का परिणाम थी। जैसे ही बिजली उनके शरीर से टकराई, न केवल उनकी प्रचंड शक्ति से उनका शरीर परिष्कृत होने लगा, बल्कि वे समय समय पर उसकी ऊर्जा को अपने शरीर में अवशोषित भी कर रहे थे। उसका यह कृत्य आत्मघाती कहा जा सकता है। सर्वविदित है कि बिजली प्रकृति की सबसे विनाशकारी शक्तियों में से एक है। यहाँ तक कि सच्चे मार्शल क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इसका सामना करने की हिम्मत नहीं करते। फिर भी चेन जियांग नीले ड्रैगन दिव्य अभ्यास का उपयोग करके साधना कर रहा था और वास्तव में अपनी साधना में सहायता के लिए उस प्राकृतिक बिजली का उपयोग करना चाहता था। यह विचित्र दृश्य आधी रात तक चलता रहा। दर्द से विकृत हो चुका चेन जियांग का चेहरा अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा था।
उसके कपड़े जगह से फटे हुए थे और पूरे शरीर पर अनगिनत काले निशान थे, जिनमें से धुआं निकल रहा था। फिर भी इन सभी निशानों के ऊपर एक चमकीली नीली रोशनी चमक रही थी। इस नीली रोशनी में लकड़ी की प्रबल आभा थी, जो बिजली गिरने से लगी चोटों से उबरने में उसके शरीर की मदद कर रही थी। जब तक मैं मजबूत नहीं हो जाता, ये दर्द कुछ भी नहीं है, चेन जियांग ने मुट्ठी भींचते हुए और मन ही मन चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि वह एक के बाद एक बिजली के झटकों से हो रहे दर्द को सहन कर रहा था, मानो आकाश उसके शरीर को बिजली के शक्तिशाली प्रहारों से मजबूत कर रहा हो। यह विधि वास्तव में एक दिव्य अभ्यास कहलाने योग्य है। यह न केवल उपयोगकर्ता के आसपास की दुनिया को प्रभावित करती है, बल्कि बिजली के झटकों से उपयोगकर्ता के शरीर को भी मजबूत बनाती है। कई दिन बीत गए। इस दौरान चेन जियांग पर बार बार बिजली गिरी। अब आखिरकार उसने अपने शरीर को बुनियादी स्तर तक मजबूत करने का काम पूरा कर लिया था। जैसे ही चेन जियांग ने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखों में 2 बिजली की चमक दिखाई दी। उसकी आंखें दृढ़ और संकल्पित थीं। ये सचमुच एक आश्चर्यजनक दृश्य था। इसे सचमुच दिव्य अभ्यास कहना उचित होगा। नश्वर मार्शल अभ्यास इसके सामने कुछ भी नहीं है। महज 1 महीने में इसने मुझे नश्वर मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंचा दिया है। इस समय चेन जियांग ने अपने दांतियान के भीतर घूम रहे 5 वास्तविक ऊर्जा के भंवरों का निरीक्षण किया। पहले की तुलना में वे काफी बड़े हो गए थे। अब चेन जियांग अपनी इच्छानुसार वास्तविक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता था। यह नश्वर मार्शल क्षेत्र का 5वां स्तर था, वास्तविक ऊर्जा का क्षेत्र। वह 16 वर्ष का था और पहले ही नश्वर मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच चुका था। इस उपलब्धि के लिए कई लोग उसे प्रतिभाशाली मानते थे। चेन जियांग की एक हथेली में गहरे लाल रंग की सच्ची ऊर्जा ट्रूची विद्यमान थी, जबकि दूसरी हथेली में नीले रंग की सच्ची ऊर्जा ट्रूची थी। नीले ड्रैगन और लाल पक्षी की दिव्य साधना के माध्यम से अग्नि और लकड़ी की सच्ची ऊर्जा ट्रूची का संयुक्त रूप से विकास किया जा रहा था। चेन जियांग को ऐसा लगा जैसे उसने अपना पुराना रूप त्याग दिया हो और उसका पुनर्जन्म हुआ हो। उसकी वास्तविक ऊर्जा और शरीर दोनों ही अब अपनी पिछली अवस्थाओं से अतुलनीय थे। दरअसल दिव्य अभ्यास के माध्यम से उसके शरीर को मजबूत बनाया गया था और उसकी वास्तविक ऊर्जा को विकसित किया गया था। चेन जियांग को अंततः समझ में आ गया कि दिव्य अभ्यासों को अमूल्य क्यों माना जाता है। सचमुच इन अभ्यासों का अभ्यास करके लोग ईश्वरीय शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा कम है। अगर तुम अपनी साधना में तेजी से प्रगति करना चाहते हो, तो तुम्हें केवल दान पर ही निर्भर रहना होगा। अब जब तुम सच्ची ऊर्जा ज्वालाएं उत्पन्न कर सकते हो, तो तुम अंततः रसायन विद्या सीखना शुरू कर सकते हो। सू मेयाओ ने उसे संदेश भेजा। सू मेयाओ और बाई यूयू दोनों चाहती थीं कि चेन जियांग जल्द से जल्द ताकतवर हो जाए। जितनी जल्दी वह ताकतवर होगा, उतनी ही जल्दी वे अपनी ताकत वापस पा सकेंगी। अपनी पुरानी शक्ति खोने से दोनों बहनों को डर और बेबसी महसूस हो रही थी। अरे वाह, ये तो चैन परिवार के महान युवा गुरु हैं। याओ परिवार के प्रतिभाशाली रसायन शास्त्री ने आपको चुनौती दी है। वे रसायन शास्त्र और मार्शल आर्ट दोनों में आपसे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। चेन जियांग अभी चैन परिवार के द्वार में दाखिल ही हुआ था कि एक अभिमानी किशोर उसके पास आया और उससे बात करने लगा। एक चुनौती? ये कब हुआ? चेन जियांग थोड़ा हैरान था। वह तो बस कुछ दिनों के लिए ही बाहर गया था। वह किशोर उस पर हंसने लगा। उसकी आवाज में तिरस्कार भरा था। तो तुम्हें पता भी नहीं चला? हम सबने सोचा था कि तुम डरकर छिप गए हो। यह सब 10 दिन पहले हुआ था, क्योंकि याओ परिवार के प्रतिभाशाली व्यक्ति को तुम्हारी मंगेतर पसंद आ गई है। तुम्हारी किस्मत वाकई खराब है। चेन जियांग बड़ी मुश्किल से उस कमीने को पीटने की अपनी इच्छा को दबा पा रहा था। बनावटी मुस्कान के साथ उसने जवाब दिया, चेन झेन हुआ, क्या तुम्हें वो समय याद है जब हम छोटे थे और मैंने तुम्हें कुत्ते की गंदगी में मुंह के बल गिरा दिया था? क्या तुम अभी भी मुझसे बहस करना चाहते हो? वह बदमाश लड़का चेन झेन हुआ था, जिसके पिता चेन परिवार की एक शाखा के कमांडर थे। दक्षिणी मार्शल साम्राज्य में चेन परिवार की कई शाखाएं थीं। इन परिवारों के कमांडर भी बहुत शक्तिशाली थे और केवल महत्वपूर्ण मामलों के लिए ही चेन परिवार के विला में इकट्ठा होते थे। चेन झेनहुआ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसे सहन करना पड़ा। उसकी आवाज में उपहास भरा था। उसने झल्ला कर कहा, बेशक, देखते हैं कि तुम याओ परिवार के प्रतिभाशाली व्यक्ति को हरा पाते हो या नहीं। तुम्हारी खूबसूरत मंगेतर को खोने पर तुम्हारा चेहरा देखने के लिए मैं बेताब हूँ। चेन झेनहुआ हंसते हुए चली गई। चेन जांग ने नाक सिकोड़ी और अपने पिता को ढूंढने के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे पता चला कि चेन परिवार को किसी समस्या का सामना करना पड़ा है, इसलिए सभी शाखा प्रमुखों को बुलाया गया है। तियानहू पार्क, पुस्तकालय के अंदर। चेन जियांग दौड़कर अपने पिता के पास गया और पूछा, पिताजी, क्या ये सच है कि दादाजी ने मुखिया का पद छोड़ दिया है? चेन तियानहू ने गरिमापूर्ण भाव से सिर हिलाते हुए कहा, यह सच है। आपके दादाजी एकांतवास में चले गए हैं। वे किसी मार्शल आर्ट संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं।
चेन परिवार के सभी शाखा प्रमुख उनकी जगह लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं। चेन परिवार के मुखिया के पद छोड़ने का मतलब था कि एक नए मुखिया का चुनाव करना होगा। उस समय कई घटनाएं घटित होना तय था, क्योंकि कई लड़ाइयाँ होंगी और घायल होना भी अपरिहार्य था। किसी मार्शल आर्ट परिवार का मुखिया बनने पर व्यक्ति को उच्च अधिकार के साथ साथ प्रचुर संसाधन भी प्राप्त हो सकते हैं, और इसी कारण कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर भी इस पद को पाने के लिए बेताब रहते हैं। चेन जियांग के पिता भी मुखिया पद के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, और इस बार चेन जियांग भी इसमें शामिल होगा। अगर उसके पास पर्याप्त शक्ति नहीं हुई तो उसके लिए निश्चित रूप से काफी खतरा होगा। चेन परिवार के मुखिया का पद कभी वंशानुगत नहीं था। इसके लिए प्रतियोगिता के माध्यम से ही मुखिया का चुनाव होता था, क्योंकि इस दुनिया में शक्ति का ही सम्मान होता था और शक्ति प्रदर्शन से ही लोग आपका अनुसरण करने को तैयार होते थे। इसलिए चेन परिवार के मुखिया के पद के लिए दूसरों को केवल शक्ति से ही प्रभावित किया जा सकता था। चेन जियांग ने देखा कि चेन तियानहू का चेहरा बहुत ही गंभीर था, इसलिए उसने सावधानी से पूछा, पिताजी, क्या यह आपके लिए मुश्किल होगा? चेन तियानहू ने आह भरते हुए कहा, ये वाकई बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मुखिया पद के लिए कई लोग मुझसे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जिनमें वे 2 भाई भी शामिल हैं, जिनके साथ मेरे कुछ मतभेद हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन याओ परिवार के प्रतिभाशाली व्यक्ति ने भी आपको चुनौती दी है। बेहतर होगा कि आप उसे अस्वीकार कर दें। अस्वीकार? इस तथाकथित चुनौती के बारे में जानने के बाद चेन जियांग का इसे अस्वीकार करने का कोई इरादा नहीं था। वह अब 5वें स्तर का मार्शल आर्टिस्ट था और दिव्य अभ्यासों का अभ्यास भी करता था। ताई ची दिव्य अभ्यासों के अभ्यास से वह अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता था, और इस प्रकार चेन तियानहू को ये पता नहीं चल पाया कि उसके बेटे ने कितनी तेजी से प्रगति की है। पिताजी, मैं जू परिवार और याओ परिवार को मुझे नीचा दिखाने नहीं दूंगा। मुझे ये चुनौती स्वीकार करनी ही होगी। चेन जियांग की निगाहें दृढ़ थीं। उनकी आंखों में युद्ध का भाव झलक रहा था और उनके शरीर से अपार शुद्ध ऊर्जा निकल रही थी, जिसे देखकर चेन तियानहू की आंखें सिकुड़ गईं और उनका हृदय आश्चर्य से भर गया। वह देख सकते थे कि उनके बेटे ने अविश्वसनीय गति से प्रगति की है। चेन तियानहू को बस यही लगा कि उनके बेटे को रोमांचक यात्रा के दौरान संयोगवश कोई घटना मिल गई होगी, लेकिन उन्होंने उससे कुछ नहीं पूछा। उनका बेटा बलवान था और यही उनके लिए काफी था। चेन तियानहू ने चेन जियांग के कंधों पर थपथपाते हुए हंसते हुए कहा, तुम्हारे पिताजी तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हें याओ परिवार के प्रतिभाशाली लोगों को यह जरूर बताना होगा कि आकाश से परे भी कुछ है। चेन जियांग ने खोखली हंसी हंसते हुए कहा, पिताजी, क्या आप मुझे कुछ पैसे देकर मदद कर सकते हैं? हालांकि चेन जियांग के पिता काफी विलासितापूर्ण जीवन जीते थे, लेकिन वह स्वयं काफी गरीब थे, क्योंकि उनके पिता को डर था कि वह अय्याश न बन जाएं। इसलिए उनके पिता ने उन्हें केवल सादा जीवन जीने की अनुमति दी, जिसके कारण एक प्रतिष्ठित बुजुर्ग के पोते की शक्ल अपने हमउम्र परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में बहुत साधारण दिखती थी। चेन तियानहू पैसे बर्बाद करना पसंद नहीं करता था, लेकिन अपनी शक्ति बढ़ाने और चेन जियांग की मदद करने के लिए उसने काफी पैसा खर्च किया। इसलिए उसने चेन जियांग को बेवजह पैसा खर्च करने की इजाजत नहीं दी। किस लिए? मैं एक जड़ी बूटी खरीदना चाहता हूँ जिसे मैं लगा सकूं और उगा सकूं। चेन जियांग ने आंखें घुमाते हुए फुसफुसाया। आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को उगाना न केवल अनुभव बल्कि सावधानी पूर्वक देखभाल की भी मांग करता है। आमतौर पर जड़ी बूटियां उगाने वाले रसायन शास्त्री होते हैं, जो आमतौर पर सफेद बालों वाले वृद्ध पुरुष होते हैं। बिना अनुभव के किसी किशोर द्वारा आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उगाना असामान्य है, क्योंकि इसके लिए बहुत धैर्य की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि एक अच्छी आध्यात्मिक जड़ी बूटी को परिपक्व होने में कई साल लगते हैं। चेन तियानहू के लिए भी ये पहली बार होगा जब वह किसी किशोर को आध्यात्मिक जड़ी बूटियां लगाते हुए देखेगा, लेकिन चेन जियांग की आंखों में आत्मविश्वास देखकर उसने राहत की सांस ली और एक भंडारण थैली निकाली। अगर मुझे पता चला कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तो मैं तुम्हारी इतनी पिटाई करूंगा कि कम से कम 1 महीने तक तुम्हारे लिए स्टूल पर बैठना भी बुरे सपने जैसा होगा। समझ गए? चेन तियानहू ने मुस्कुराते हुए ये खौफनाक टिप्पणी की, जिसे सुनकर चेन जियांग कांप उठा। ये लीजिए 3000 बड़े स्पिरिट के सिक्के। अगर आप में इस रकम को दोगुना करने का आत्मविश्वास नहीं है, तो भविष्य में मुझसे दोबारा पैसे मत मांगना। चेन तियानहू ने एक विशेष रूप से निर्मित स्पिरिट का नोट निकाला। चेन जियांग ने उसे लिया और मुस्कुराते हुए कहा, निश्चिंत रहें, मैं चेन परिवार का सबसे युवा रसायनज्ञ बनूंगा। चेन तियानहू चौंक गया। वह जानता था कि चेन जियांग के पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, इसलिए उसके लिए रसायन विद्या असंभव है, लेकिन मन ही मन वह खुश भी था। अगर उसकी बात सच हो जाती है, तो इससे चेन परिवार और भी शक्तिशाली हो जाएगा। वह जानता है कि चेन परिवार में कई वर्षों से कोई रसायनज्ञ नहीं है। चेन तियानहू हंसते हुए बोला, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, मुझे धोखा देने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारी पिटाई होगी। मैं याओ परिवार को तुम्हारा जवाब दे दूंगा। चेन जियांग ने 3000 बड़े स्पिरिट सिक्के लिए और जल्दी से वहां से चला गया।